बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट इज़ क्वालिटी फैक्टर। अब बच्चों, क्वालिटी फैक्टर हर सर्किट का होता है, हर कंपोनेंट का होता है। हम पहले फिज़िकली किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर डिफ़ाइन करेंगे, फिर मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने का एक एक्सप्रेशन देंगे, और उसके बाद हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर और नेक्स्ट टॉपिक में जाकर क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर भी स्टडी करें। डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। हमने एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर स्टडी किया, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर और एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट हम स्टडी कर। आज हम आरसी सीरीज एसी सर्किट पढ़ने वाले। अब बच्चों, इससे पहले भी यूनिट 11 में आपने आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा है, लेकिन जो आपने यूनिट 11 में आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा था वो आरसी सीरीज डीसी सर्किट्स, जिसका टाइटल था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू। अब हम जो सर्किट पढ़ने वाले हैं है तो आरसी सीरीज ही, लेकिन एक्साइटेड बाय द एसी पावर सोर्स एज शोन इन द डायग्राम। कंसीडर वी हैव अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स थ्रू स्विच एज शोन इन द डायग्राम। हम देखेंगे कि जब स्विच क्लोज करेंगे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो चूंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, जितना अल्टरनेटिंग करंट इसमें से गुजरेगा उतना ही अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से भी एसोसिएटेड होगा। और आपको पता है किसी भी एसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बजाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज को यूज करते। तो जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा सर्किट में से तो हम एक अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट अज्यूम करेंगे विच इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर सर्किट में से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई आरएमएस है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई आरएमएस इंटू आर होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी सी इक्वल टू आई आरएमएस इंटू एक्सी। अब बच्चों, आप बता चुके हैं कि एक्सी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, जिसका मैथमेटिकल हमें वैल्यू पता है, जो कि अब आगे जाकर हम डिस्क्राइब करने वाले। तो टुडे आवर टॉपिक इज आरसी सीरीज AC। कंसिडर करते हैं अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R and a capacitor of capacitance capital C. Both are connected in series with AC voltage source through switch S as shown in the circuit diagram या as shown in the figure। फिर अंडरस्टैंड करें, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता थ्रू स्विच S। अभी स्विच ओपन है, करंट तब फ्लो करेगा जब हम स्विच को क्लोज करें, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। सेम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। हम कह रहे हैं बच्चों के जब स्विच बंद करेंगे तो जितना अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा उतना ही कैपेसिटर में से गुजरेगा। रीजन क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। लेट आई आर एम एस बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। सपोज करते हैं कि आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट, देन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, जिसको हम वी आर लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डीसी सर्किट में तो आई आर लिखते हैं, लेकिन एसी सर्किट में आई आर एम एस इंटू आर लिखते हैं। डीसी सर्किट में स्टेडी करंट होता है विच इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल आई, और एसी सर्किट में चूंकि अल्टरनेटिंग करंट होता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो आई से लिखते हैं, लेकिन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको हम आई के साथ सबस्क्रिप्ट लगाते हैं आई आर एम एस। तो दिस इज ओम लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। और आपको बच्चों पता है कि रेजिस्टर में से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो ये वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, वी आर एंड आई आर एम एस बोथ विल बी इन सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी सी हम लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स। और बच्चों, हमें पता है कि जब कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो वोल्टेज करंट से लैग करती है फेज में, पाई बाई 2 लैग कर, 20 लैग्स बिहाइंड द आई आर एम इन द फेज पाई बाई 2 या 90 डिग्री। और ये जो एक्स ही है वेयर एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा विच मे बी रिटन एज 1 ओवर 2 पाई एफ इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर अंडरस्टैंड करें, हमने आरसी सीरीज सर्किट लिया है, एक्साइटेड बाई एसी वोल्टेज सोर्स। जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो दोनों कंपोनेंट का करंट सेम होगा। सपोज करते
करते हैं कि IRMS अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। कब रजिस्टर में से करंट गुजरेगा तो इस रजिस्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ VR = IRMS × R होगा। R इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब अल्टरनेटिंग करंट इस कैपेसिटर में से गुजरेगा तो इसके अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VC दैट इज = IRMS × XC। XC कैपेसिटर की रिएक्टेंस। अब ये वोल्टेज और ये करंट सेम फेज में है, लेकिन ये वोल्टेज और ये करंट इनके फेज में π/2 का डिफरेंस। वोल्टेज का फेज करंट से π/2 लेस है। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट इन द फेज बाय π/2 व्हिच इज मे बी रिटन एज 90। इसको हम फेजर डायग्राम में दिखाते हैं इन फेजर। लेट अस वॉच हियर। हमें नज़र आ रहा है कि जो रजिस्टर की वोल्टेज है वो करंट के साथ सेम फेज में, लेकिन जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो करंट से π/2 यानी 90 डिग्री लैग। अब इसका मतलब है जो सोर्स वोल्टेज है या जो वोल्टेज सर्किट ड्रा कर रहा है वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का रिजल्टेंट। अब अगर ये वाली वोल्टेज करंट के साथ फेज में और अगर ये भी वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में होती तो फिर जो सोर्स वोल्टेज है वो इन दोनों का सम हो। लेकिन चूंकि ये वोल्टेज तो करंट के साथ सेम फेज में है, ये वोल्टेज करंट से π/2 लैग कर रही है। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज इस वोल्टेज से π/2 लैग कर, यानी जो कैपेसिटर की वोल्टेज है VC वो रजिस्टर की वोल्टेज से यानी रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 लैग कर। तो अब जो सोर्स वोल्टेज है या जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसका और इसका वेक्टर सम है। तो हम VR और VC का वेक्टर सम लेंगे तो ग्राफिकली हम हेड टू टेल रूल लगाकर हम इन दोनों का वेक्टर सम लेकर अप्लाइड वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते। चूँकि अप्लाइड वोल्टेज अल्टरनेटिंग है और आपको बताया कि AC सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम वोल्टेज की भी RMS वैल्यू लेते हैं, करंट की भी RMS वैल्यू ही लेते हैं। लेट VRMS बी द रूट मीन square value of applied AC voltage. It is the resultant of VR and VC as shown in the figure. हम कह रहे हैं कि अगर VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अप्लाइड AC वोल्टेज की तो फिर ये जो VRMS है वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का रिजल्टेंट है जो कि हम फेजर डायग्राम से ही वो कैलकुलेट करके दिखाएंगे। दिस इज़ VR, दिस इज़ VC एंड दिस इज़ द करंट फेजर IR। अब अगर हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है तो पहले वेक्टर अगर VR को बोलें तो इस वेक्टर को हम इसके हेड के साथ जाकर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला वेक्टर उठाकर हम इधर जब लाएंगे तो ये वही वेक्टर है जो VC है अब यहाँ पर आ गया है। अब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की टेल को हम जब सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। दिस इज़ VRMS। अब ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये तो बात ठीक है कि रजिस्टर की वोल्टेज और रजिस्टर का करंट सेम फेज़ में है, कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट के फेज़ में π/2 का डिफरेंस है, लेकिन इस पूरे सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो सर्किट का करंट है इनका भी फेज़ सेम नहीं है, इनके भी फेज़ में डिफरेंस है। और वो कितना है, जितना ये एंगल है जिसको मैंने एंगल फाई लिख दिया। तो फाई फेज़ डिफरेंस है बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट एंड द सोर्स वोल्टेज। ये फाई हम इसी ट्रायंगल से ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सोर्स की वोल्टेज है, जो अप्लाइड AC वोल्टेज है, उसकी VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। हमें VR भी पता है, VC भी पता है, हम VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज है वो करंट से लैग कर रही है, लेकिन अब π/2 नहीं लैग कर रही जिस तरह से कैपेसिटर में थी, अब फाई एंगल पे लैग कर रही है। और वो फाई कितना है वो हम इसी डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। Let VRMS be the root mean square value of applied voltage. It would be the resultant of VR and VC, जिसको मैं मैथमेटिकली अगर लिखूं, मैथमेटिकली VRMS that is equal to under root VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, VR की जगह पे IRMS इंटू R लगा दें, VC की जगह पे IRMS इंटू XC लगा दें। IRMS को स्क्वायर रूट से हम बाहर ले आएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा IRMS का स्क्वायर, R का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से ये IRMS स्क्वायर बाहर ले आएँ तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ही आ जाएगा IRMS दैट्स R स्क्वायर प्लस एक्स। दिस इज RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड AC वोल्टेज। ये जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है ये हमें क्या दे रही है,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज हमें दे रही। इट कैन बी सीन दैट in RC series circuit the source voltage lags behind the current in the phase by एंगल फाई। हम ये देख रहे हैं कि जो सोर्स वोल्टेज है वो लैग कर रही है करंट से इन द फेज बाई एंगल फाई, जो कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि फाई की वैल्यू क्या है, फाई इक्वल tan इनवर्स। अब अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है तो ये परपेंडिकुलर है, जो VC है हमें पता है, ये बेस है जो VR है हमें ये भी पता है, तो tan फाई इक्वल आएगा VC ओवर VR और फाई आएगा tan इनवर्स VC ओवर VR। फाई इक्वल tan इनवर्स IRMS इंटू XC डिवाइडेड बाई IRMS इंटू R। ये IRMS अगर कैंसिल कर दें तो यू कैन राइट फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर, या तो यूँ भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर R को हम 1 ओवर ओमेगा C इंटू R भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो XC है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमें बता रही है कि RC सर्किट में सोर्स वोल्टेज करंट से कितना एंगल लैग कर, और ये एंगल जो इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा ये 0 से तो ग्रेटर होगा लेकिन पाई बाई 2 से यानी 90 डिग्री से लेस, क्योंकि 0 का फेज डिफरेंस प्योर रजिस्टर में होता है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस प्योर कैपेसिटर में होता है। लेकिन जब रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में AC वोल्टेज सोर्स के साथ लग जाते हैं तो वोल्टेज और करंट के फेज में जो डिफरेंस है वो 0 भी नहीं होता, वो पाई बाई 2 भी नहीं होता, इन बिटवीन होता है, जिसको हम फाई कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अब इन बिटवीन का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि फेज डिफरेंस 45 डिग्री होगा, 45 हो सकता है, यानी ये जो फाई की वैल्यू है ये 45 हो सकती है अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो, मीन अगर VC की वैल्यू VR के बराबर हो। इसका मतलब है कि अगर XC की वैल्यू R के बराबर हो, यानी जितनी कैपेसिटर की रिएक्टेंस ओम है उतनी ही रजिस्टर की रेजिस्टेंस भी ओम हो, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 कैलकुलेट करें तो पाई बाई 4 जिसको 45 डिग्री बोलते हैं, तो वोल्टेज और करंट के फेज में 45 डिग्री का फ़र्क यानी डिफरेंस भी हमारे पास आ सकता है। लेकिन इतना ध्यान में रखें कि जब RC सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो सोर्स वोल्टेज हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, वोल्टेज करंट से लैग ही करती है लेकिन एंगल फाई लैग करती है, और वो एंगल फाई हम इस इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट कर सकते। अब हम RC सर्किट की इम्पीडेंस कैलकुलेट करने वाले हैं कि इस सर्किट की इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस ऑफ RC सीरीज फिजिकली द कंबाइंड अपोजिशन ऑफ AC circuit to the flow of AC is called impedance. Combined opposition of AC circuit to flow of AC is called impedance of AC. अब चूँकि यहाँ पर हम RC AC सर्किट ले रहे हैं तो RC में जो combined opposition होगी वो रजिस्टर और कैपेसिटर की जो oppositions हैं उनका नेट या combined effect. It is denoted by Z. It is measured in ohm in system international, यानी इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो बच्चों ओम है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है वो कंबाइंड इफेक्ट है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन RC सीरीज सर्किट Z इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको XC है। इन जनरल AC सर्किट की जो कंबाइंड पोजीशन होती है टू द फ्लो ऑफ AC वो तो इम्पीडेंस होगी जिसको Z कह दिया। अब हमने जो AC सर्किट लिया है वो RC है, और RC सर्किट में रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ AC, कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ AC। रजिस्टर की रेजिस्टेंस को R लिखते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को XC लिखते हैं। तो जो कंबाइंड अपोजिशन है जिसको Z बोल रहे हैं RC सर्किट में वो R और XC का नेट इफेक्ट है जिसको हम इम्पीडेंस बोल। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है कि जो Z है वो वोल्टेज और करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ की रेशियो होती है। जो हम Z डिफाइन कर रहे हैं Z पूरे सर्किट की है, तो पूरे सर्किट का जो करंट है वो IRMS है, जो पूरे सर्किट को सोर्स वोल्टेज दे रहा है वो VRMS है। तो पूरे सर्किट की जो कंबाइंड अपोजिशन होगी अकॉर्डिंग टू ओम लॉ जिसको Z कह रहे हैं वो वोल्टेज और करंट की रेशियो होगी। तो मैथमेटिकली इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ AC voltage and AC. From equation 1 we put the value of VRMS in this expression, we get the impedance
IRMS अंडर रूट आर स्क्वायर XC स्क्वायर डिवाइडेड बाई IRMS। अब IRMS कैंसिल हो जाएगा तो RC सर्किट की इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई XC। आपको बच्चों पता है कि 1 ओवर ओमेगा C होता है, ओमेगा 2 पाई F होता है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC का होल स्क्वायर भी लिख सकते। सो दिस इज द इम्पीडेंस मीन कंबाइंड अपोजिशन ऑफ RC सीरीज सर्किट टू द फ्लो ऑफ AC, दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट। अब जैसा कि पढ़ कर आए हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की हायर होती है उतनी ही कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम। इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में कैपेसिटर की रिएक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है और ये जो सर्किट है ये फिर ज़्यादा पावर डिसिपेट करता है। इसका मतलब ये है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी तो इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी, सर्किट के अंदर डोमिनेंट रोल जो है वो इस रजिस्टर का हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पर कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा है, सर्किट के अंदर जो कंबाइंड इफेक्ट है टू अपोज द फ्लो ऑफ AC वो ज़्यादा हो जाएगा और सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला करंट कम। सो इम्पीडेंस फिर बता रहा हूँ कंबाइंड अपोजिशन होती है किसी भी AC सर्किट। अब अगर प्योर रजिस्टर है तो फिर जो रेजिस्टेंस है वही इम्पीडेंस है, और अगर प्योर इंडक्टर है तो जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है वही इम्पीडेंस, अगर प्योर कैपेसिटर है तो जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वही इम्पीडेंस है। लेकिन अगर RL या RC सर्किट होंगे तो फिर जो कंबाइंड अपोजिशन होगी वो उन दोनों कंपोनेंट्स की जो अपोजिशन होती हैं उनका नेट इफेक्ट होता है, और नेट इफेक्ट इंडिविजुअल वैल्यू को सम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इम्पीडेंस डायाग्राम या इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाएं तो इस वेक्टर के अलांग हम कैपेसिटर की रिएक्टेंस लेंगे, इस वेक्टर के अलांग, इस फेजर के अलांग रजिस्टर की रिएक्टेंस लेंगे, और ये जो है ये सर्किट की कंबाइंड जो इम्पीडेंस है वो उसको शो करेगा। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर दिखाई जाए, दिस इज R, दिस इज XC, और ये मैंने आपको इन दोनों के फेज में डिफरेंस बता दिया है। अब अगर मैं इस वेक्टर को रिप्लेस करूँ हेड टू टेल रूल से यहाँ पर, और रिजल्टेंट जो कंबाइंड इफेक्ट है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का कैलकुलेट करूं हेड टू टेल रूल, ये तो आ जाएगा फेजर XC का। तो दिस इज Z, जो कि ये एंगल फाई जो ऑलरेडी इस ट्राइंगल में दिखाया गया है वो मैंने बताया था कि फाई निकालना है तो tan इनवर्स BC ओवर BR लेंगे, और अगर इस ट्राइंगल से निकालना है तो फाई tan इनवर्स XC ओवर R लेंगे। तो ये वाली वैल्यू ले लें या वहाँ से ट्राइंगल, ये वोल्टेज ट्राइंगल है, ये वोल्टेज के फेजर से ट्राइंगल बनाया गया है, वो अपोजिशंस हैं ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट टू द फ्लो ऑफ AC, ये इनसे ट्राइंगल बनाया गया है। तो ये इम्पीडेंस ट्राइंगल कहला रहा है, यानी रिजल्टेंट जो कंबाइंड इफेक्ट हैं दोनों का उसको इम्पीडेंस कह रहे हैं, जो कंबाइंड इफेक्ट हैं दोनों वोल्टेज का उसको सोर्स वोल्टेज कह रहे हैं या RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कह रहे हैं। तो सर्किट की जो वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज है वो ये ट्राइंगल है, जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो ये वाला। पावर इन R, जैसा कि बच्चों हम पढ़ कर आए हैं किसी भी AC सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्ट होती है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ AC वोल्टेज एंड P इंस्टेंटेनियस पावर प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। अब जैसा कि बच्चों हमने बताया है कि जब किसी भी RC सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो जो सोर्स वोल्टेज है वो करंट से फेज में एंगल फाई ले। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिखते हैं I इक्वल टू लिखते हैं IM साइन ओमेगा t, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो है इसका तो फेज हम कह रहे हैं इससे फाई लेस है, तो हम V को लिखेंगे VM साइन ऑफ ओमेगा t माइनस। और अगर हम वोल्टेज के फेजर को रेफरेंस ले लें तो फिर हम ये बोलेंगे कि करंट जो है फेज में वोल्टेज से फाई लीड कर रहा है। यानी अगर मैं V को लेता हूँ VM साइन ओमेगा t, तो फिर I को लिखेंगे IM साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो चूंकि जो क्वांटिटी लैग कर रही है
हम उसका फेज़ लेस शो करेंगे दूसरी क्वांटिटी से जिससे फेज़ में वो लैग, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहे हैं तो वोल्टेज के फेज़ को मैं लेस शो कर रहा हूँ करंट के फेज़। लेकिन ये तो ट्रू है कि जब एक क्वांटिटी लैग करती है रिलेटिव टू वन, द अदर लीड करती है रिलेटिव टू दैट वन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज लैग कर रही है एंगल फाई, तो हम ये कह रहे हैं करंट जो है एंगल फाई लीड कर रही है। तो अगर मैं ये वाला फेज़ ओमेगा टी लिखता हूँ तो फिर ये ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जाएगा। तो ये लिख दें, ये लिख दें, बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर निकालनी है इन दिस AC सर्किट विच इज़ RC सीरीज AC सर्किट। P इक्वल टू VM IM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू साइन। अब इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, VM IM, मैंने बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को साइन अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले से खोलें, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, और बाहर ये लिख दें साइन ओमेगा टी। जो फार्मूला है कल लास्ट टाइम भी आपको बताया है कि साइन अल्फा माइनस बीटा अगर आपने हल करना है तो उसको लिखते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब इधर माइनस होता है इधर माइनस लेते हैं, जब अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इधर भी प्लस लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करके अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखें तो P इक्वल VM। इस साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी साथ कॉस फाइव माइनस यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन। अब एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो फिर हमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी एवरेज पावर लेनी पड़ेगी। एवरेज पावर दैट इन RC से ये जो हमने निकाली है ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, जिसको आप सिंपली यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, हल करें तो यूं लिख सकते हैं। एवरेज पावर लेनी है तो ये VM और IM आपको पहले भी बताया है, ये तो पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट है, ये तो फिक्स हैं, ये तो कांस्टेंट। इनको तो ऐसे ही लिख देंगे, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज तो वही होता है VM IM। एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फंक्शन आपको बताया 0 से 1 तक वेरी करता है, और ये वाला जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी ये -1 से +1 तक वेरी करता है। ये कॉस ओमेगा टी भी -1 to +1 वेरी करेगा ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। अब बच्चों ये वेरी नहीं है, ये फाई तो एक फिक्स एंगल है, ये एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कितना है ये तो फाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फाई की वैल्यू कितनी है वो तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे डिपेंड करती है। फाई की वैल्यू यहाँ से निकाले तो tan इनवर्स XC ओवर R, तो जो XC और R की वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से फाई की वैल्यू निकलेगी। ये तो कांस्टेंट है। टाइम के साथ ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ AC फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड फंक्शन cos ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी वेरीज फ्रॉम -1 to +। तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लें इट इज 1/2, और अगर हम इसकी और इसकी एवरेज वैल्यू लें इट इज 0। इसका मतलब है ये माइनस के बाद जो टर्म्स हैं एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगी, ये 0। एवरेज वैल्यू आएगी इसकी 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ कांस्टेंट R आएगा cos फाइव माइनस, और बाकी कह रहा हूँ इसकी भी एवरेज वैल्यू 0 है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 है, ये कांस्टेंट है तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। दैट इज VM IM ओवर 2 एवरेज पावर इन RC सर्किट दैट इज cos। इसको अगर लिखना चाहें VM ओवर √2 IM ओवर √2 cos फाइव एंड VM ओवर √2 दैट इज VRMS, IM ओवर √2 दैट इज IRMS, VRMS IRMS cos फाइव। दिस इज द पावर इन RC सर्किट। दिस फैक्टर cos फाइव दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि RC सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 0 और 1 के इन बिटवीन। अगर ये फाइव 0 हो मीन अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जैसा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में था तो फिर पावर फैक्टर 1 आएगा। फिर पावर जो एवरेज आएगी वो VRMS IRMS आएगी, जैसे DC सर्किट में पावर होती है V × I। अगर ये एंगल π/2 हुआ जैसा कि प्योर रेजिस्टिव प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट में था तो cos π/2 0 आएगा, पावर फैक्टर 0 आएगा। इसको मतलब एवरेज पावर लॉस बाई प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC वुड बी 0। लेकिन यहाँ पर फाई की वैल्यू ना तो 0 है, फाई की वैल्यू ना तो π/2 है, फाई की वैल्यू 0 और π/2 के इन बिटवीन है। तो इसका मतलब है फिर cos फाई की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है। इसका मतलब है RC सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 0 और 1 के इन बिटवीन। और ये भी ध्यान में रख रहे जो भी पावर लॉस हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, वो इसकी वजह से नहीं हो रही।
तो दिस इज द एवरेज पावर लॉस इन RC सीरीज सर्किट। और ये जो पावर लॉस हो रही है इस RC सर्किट में, याद रखना है कि ये जो पावर लॉस है वो सिर्फ इस रजिस्टर की वजह से है। कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं। पढ़ कर आए हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, फाई की वैल्यू 0 होती है, काज 0 1 होता है, मैक्सिमम पावर लॉस होती है इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन इन प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज और करंट के फेज में जो डिफरेंस है π/2 होता है, काज π/2 आपको पता है बच्चों 0 होता है। तो एवरेज पावर लॉस बाई प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC दैट वुड बी 0। इसका मतलब है इसका पावर फैक्टर 1 है, इसका पावर फैक्टर 0 है। लेकिन जब RC सर्किट आता है तो पावर फैक्टर 0 और 1 के इन बिटवीन होता है, क्योंकि जो फाई की वैल्यू है वो 0 और π/2 के इन बिटवीन होती है। इसका मतलब ये जो एवरेज पावर लॉस इन RC सीरीज सर्किट इट इज इक्विवेलेंट टू द पावर लॉस द पावर डिसिपेटेड बाय दिस ट्विस्ट व्हिच वी कैन प्रूव एज। इसको देखें V दैट इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो IRMS। अब याद रखें IRMS ये पूरे सर्किट का करंट है। तो V इक्वल टू IR तो रजिस्टर के लिए होता है, लेकिन ये पूरा AC सर्किट है और पूरे सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो Z है। तो V की जगह लिखेंगे IRMS इंटू Z और आगे ये फिर IRMS आ जाएगा ये वाला। ये तो V की जगह हम लिखा IRMS इंटू Z और ये IR cos फाई इस इम्पीडेंस ट्राइंगल से कैलकुलेट। दिस इज फाई, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। सो R ओवर Z ये cos फाई की इक्वल आ जाएगा R डिवाइडेड बाई। अब ये Z और ये Z कैंसिल, तो IRMS दैट इज IRMS स्क्वायर इनटू R। तो इट मींस कि पावर इन RC सर्किट विच इज VRMS IRMS cos फाई that is equal to the power lost by the resistor which is IRMS square into R। It means जो ये वाला कंपोनेंट है ये पावर लॉस करता है, ये वाला कंपोनेंट पावर लॉस नहीं कर रहा। लेकिन पूरे RC सर्किट का जो पावर है उसको जनरली अगर लिखें तो VRMS IRMS cos फाई लिखते हैं, और अगर हम इसको एवेल्युएट करें तो इट इज सेम एज द एवरेज पावर लॉस बाय द प्योर रेजिस्टर।